नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। आशा है आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। जैसा कि अगला एग्ज़ाम जो हमारा है वो सब्जेक्ट कोड BHIE 143 का है और इस सब्जेक्ट कोड का जो संबंध है वो पर्यावरण के इतिहास से है। हम यहाँ पर इस कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। प्रत्येक वीडियो में आपके साथ एक क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी और उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम पूरी तरीके से समझ लेंगे ताकि वो क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो हम अच्छे से कर सकें। तो पर वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जाएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना ताकि सभी क्वेश्चनों की वीडियो हम अपलोड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद क्या है, चर्चा कीजिए। जो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 से बनता है और हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। लैंग्वेज चेंज कर सकता है वो आपको। पारस्की साम्राज्यवाद की जगह वो आपसे ये कह सकता है कि हरित साम्राज्यवाद बताओ। तो चाहे वो आपसे पारस्की साम्राज्यवाद पूछ ले चाहे हरित साम्राज्यवाद पूछ ले, बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, पारस्की साम्राज्यवाद क्या है, चर्चा करो। अब इस क्वेश्चन को हम पहले थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लें, फिर ये देखते हैं कि इसे लिखना कैसे है। तो ये क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि उपनिवेशवाद वाले समय पे, कॉलोनिज्म वाले टाइम पर क्या होता था, एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता था। यानी कि जो ताकतवर देश थे वो कमज़ोर देशों को गुलाम बना लेते थे। जैसे कि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पोर्टुगल ने, स्पेन ने, इन्होंने क्या करा, इन देशों ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी देशों को, एशियाई देशों को, अफ्रीकी देशों को गुलाम बनाया। तो जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो उस देश के एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जमीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो वाटर साइकिल होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलीय संसाधन पर यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है। ये तमाम चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद क्या है या हरित साम्राज्यवाद क्या है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यह बताना है कि जब भाई एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो उस देश के पर्यावरण पर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो उसका वो मिसयूज़ करता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर, उसके पर्यावरण के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे कि इंडिया ने यानी कि ब्रिटेन ने इंडिया को गुलाम बनाया, अफ्रीकन कंट्रियों को गुलाम बनाया। तो ब्रिटेन ने जब भारत को गुलाम बनाया तो उसने यहाँ पर नई तरीके की खेती शुरू करी। अब ऐसे में क्या हुआ, जो हमारे इन्वायरमेंट था उसके ऊपर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ वनों की कटाई करवाई गई अंधाधुंध और यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे, उन्हें कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन ले जाया गया। तो इस तरीके से ना जब कोई एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट पर। तो हमें यहाँ सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करनी है क्योंकि हमारा जो किताब है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इस आंसर को लिखना कैसे। मैं ये बात, आई होप सो आप ये बात समझ चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो इस चीज़ के ऊपर है, जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो उसके एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो लिखना कैसे है। तो जो ये वर्ड है पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह समझने की कोशिश करता है कि उपनिवेशवाद ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। और ये जो विचार दिया है ये दिया है एल्फ्रेड क्रॉसबी ने। तो एल्फ्रेड क्रॉसबी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी है इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म, द बायोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ यूरोप। तो इस किताब में इन्होंने यह बताने की कोशिश करी है कि उपनिवेशवाद का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। सबसे पहले जैविक प्रभाव क्या पड़ा है। तो जैविक प्रभाव यानी कि बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं। तो जब यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया तो उन देशों में नई तरीके की फसलों की शुरुआत करी, जो जानवरों के पालने के तरीके थे उनमें चेंज हुआ। इसकी वजह से नए नए प्रकार के रोगों का विकास हुआ। यानी कि जब अमीर देशों ने, यानी कि बड़े बड़े देशों ने छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाया तो वहाँ पर नई नई फसलों को उगाना शुरू किया, कमर्शियल क्रॉप्स को उगाना शुरू करा। क्योंकि एशिया के जो देश थे, अफ्रीका के जो देश थे, गेहूँ चावल को उगाते थे, अपने खाने के लिए फसलों को उगाते थे। लेकिन जब ये अंग्रेज आए तो उन्होंने उसी ज़मीन पर नई प्रकार की खेती शुरू करी, नील की खेती करवानी शुरू करी, गन्ने की खेती शुरू करी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, नए नए प्रकार के फसलों में रोग आने लगे। परिणाम ये हुआ कि वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट बदल गया और पुराना जो एनवायरनमेंट था वो नष्ट हो चुका। तो जब यूरोपियन आए तो सिर्फ अपने साथ नई नई फसलों को लेकर ही नहीं आए, बल्कि उससे संबंधित कीड़े मकोड़ों को भी लेकर आए, उससे संबंधित रोगों को भी लेकर आए, जिसकी वजह से जो पुरानी कृषि प्रणाली थी वो कमज़ोर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यूरोपीय रोग, यानी कि जो रोग पहले यूरोपियंस देशों में ही होते थे, अब उनकी जनसंख्या यहाँ आने की वजह से वो रोग इन देशों में फैलने लगे। जैसे चेचक, मलेरिया, प्लेग, ये ऐसे रोग थे जो उपनिवेश देशों की जनसंख्या के लिए विनाशकारी साबित हुए। लाखों लाख लोग बड़े पैमाने पर मारे गए। इन बीमारियों ने स्थानीय लोगों को मार दिया, यानी कि लोकल लोग मर गए। अब इन लोगों की जो ज़मीनें थीं वो इन देशों ने क्या कर लिया, हड़प लिया।
बड़े पैमाने पर जो लोकल रिसोर्सेज थे उनका शोषण किया गया, जैसे लोहा कोयला बड़े पैमाने पर निकाला गया और अपने अपने देश में प्रॉफिट के लिए ले जाया गया। जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से बड़े पैमाने पर कपास ले आते थे, कोयला ले आते थे, लोहा ले आते थे और यूरोप में उसकी आपूर्ति करते थे। अब देखो, जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है तो उसके पर्यावरण का पूरी तरीके से विनाश हो जाता है। दक्षिण एशिया के कई पर्यावरण इतिहासकारों ने हरित साम्राज्यवाद के बारे में बताया है कि अगर पिछले 40 सालों में जो भी स्टडी की गई है, उस स्टडी में उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जो देश थे, जो गुलाम देश थे, वहाँ के जो वन थे, जंगल थे, वो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी है। जो सिंचाई की टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल बदल चुकी है। खेती की जो प्रणाली है वो बदल चुकी है और जो पानी है, जलीय वातावरण है, वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और मछली पालन भी बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। यानी कि जब एक बड़ा देश छोटे देश को गुलाम बनाता है तो उस देश पर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। खासतौर पर एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इस एनवायरनमेंट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगली बात हम कर रहे हैं कल्चर की। तो यूरोपीय देशों ने सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि संस्कृति पर और अर्थव्यवस्था पर भी कब्जा जमा लिया। आज आप देख लो, हमारे देश में सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन है। हमारे देश के लोग अपनी जो कल्चर है उसे छोड़ चुके हैं, जबकि विदेशी कल्चरों के हिसाब से जी रहे हैं। तो सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यूरोपियंस ने जब अमेरिका के देशों पर कब्जा किया तो वहाँ पर उन्होंने गेहूं की खेती शुरू करी, गन्ने की खेती शुरू करी, नए नए प्रकार के जानवरों को पालना शुरू करा, जिसकी वजह से वहाँ की जो स्थानीय कृषि थी, वहाँ की जो लोकल खेती थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। देखो मैं इसे आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो स्पेनिश थे और फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच लोग थे, वो जब यहाँ पर पहुँचे तो अमेरिकन जो थे ना, वो बहुत ही अच्छा जीवन जीते थे। वो एनवायरनमेंट पर पूरी तरीके से डिपेंड होते थे, झूम खेती करते थे, जानवरों से प्यार करते थे, जो वन्य संसाधन थे उससे प्यार करते थे और एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास करते थे। वो उतने ही जानवरों को मारते थे जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी। लेकिन जब यूरोपियंस वहाँ पर गए तो उन्होंने नए तरीके से अमेरिका को बचाना शुरू कर दिया। वहाँ के लोकल लोगों को बड़े पैमाने पर मार दिया गया। वहाँ के जो जानवर था उदबिलाव, बहुत सारे उदबिलावों की संख्या को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उदबिलाव का जो रोया था उससे कंबल बनते थे। तो इस प्रकार से बड़े बड़े देशों ने अपने लालच के लिए, अपने इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए क्या करा, इन देशों का शोषण किया और यहाँ के जो स्थानीय जनजातियाँ रहीं, चाहे जानवर हों चाहे मछलियाँ हों, सबको बुरी तरीके से प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ा यूरोपीय उपनिवेशवाद का। तो जब ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच पीपल्स ने हमारे दक्षिण एशिया के देशों को गुलाम बनाना शुरू करा तो यहाँ के एनवायरनमेंट पर इस चीज़ का सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। कई सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। आज जलवायु संकट गहराता जा रहा है। क्रॉसबी ने यह कहा कि यूरोपीय बागान मालिकों ने छोटे छोटे किसानों की उपजाऊ जमीन को हड़प लिया, उस पर गन्ना, चीनी, चाय, मसाले, कपास और नील का उत्पादन शुरू कर दिया। बहुत सारी मूवीज़ में भी आपने ये देखा होगा किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारी कृषि प्रणाली को पूरी तरीके से बदल दिया। हमारे जो किसान थे, गरीब किसान और ज़्यादा गरीब हो गए, उन्हें अपने खेत बाहर छोड़ने पड़े, उनके खेतों को हड़प लिया गया बड़े पैमाने पर। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। और इन सब का परिणाम ये है कि आज हम देख सकते हैं गरीब देशों के एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसका प्रभाव हमें जलवायु परिवर्तन में भी दिखाई देता है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका प्रभाव भी सबसे ज़्यादा एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों को झेलना पड़ रहा है, जबकि यूरोपीय देश तो अपने मौज में जीवन जी रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि पर्यावरण जो पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद है वो उपनिवेशवाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी है। आज भी जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटे छोटे देशों में इन्वेस्ट करके वहाँ के एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। आदिवासियों को उनकी ज़मीन से निकाला जा रहा है, नदियों पर डैम बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है और इसकी वजह से कई सारे सामाजिक आंदोलन और पर्यावरणीय आंदोलन भी हो रहे हैं। आशा है मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने में सफल रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना ताकि हमें पता चले चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है।